ओके, लेट मी बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पल। तो आपको दिख रहा है कॉर्पल का ये स्ट्रक्चर। इट हैज थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आवाज आ रही है? यस मैम। मैम ये हो गया था, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ा रहे थे आप। हाँ हाँ, नहीं मैंने कहा एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, वो इंटरप्ट हो गया था। मैं वहां पे, मुझे भी याद है कहाँ तक हो गया था। ठीक है, तो मैं जस्ट एक रिवाइज कर रही हूँ कि इसके पास तीन पार्ट हैं कॉर्पल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, और ओवरी और ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। कॉर्पल को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोफिल। ओके, नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल? ओव्यूल का क्या स्ट्रक्चर है? ओव्यूल की एक सेंट्रल बॉडी होती है जिसे हम न्यूसेलस बोलते हैं, और स्टॉक होता है। स्टॉक को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस। ओके, और ये जो इसकी सेंट्रल बॉडी है बेटा, इसके दो एंड है। एक माइक्रोपाइलर एंड, या तो इसे माइक्रोपाइल बोलते हैं, जहां पे इसमें ओपनिंग होती है, और अपोजिट इन इसके जस्ट अपोजिट जो एंड है उसे चैलेजा बोलते हैं, या चैलेजल एंड। इसके इस एंड को चैलेजल एंड बोलते हैं, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? चैलेजा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द माइक्रोपाइल। एंड the central body, which is nucellus, is surrounded by two membranes, which is known as a integument, inner integument and outer integument. Is that clear? And in the nucellus you can see embryo sac. न्यूसिलस के अंदर क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट जो एम्ब्रियो सैक है बेटा, इसका डेवलपमेंट किससे होता है? मेगास्पोर से होता है। ठीक है, और वो मेगास्पोर कहाँ बनते हैं? इस ओव्यूल के अंदर, जिसे हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, the ovule is also known as megasporangium, and there occur formation of megaspore in the megasporangium by process of megasporogenesis. The process of formation of megaspore is known as a megasporogenesis. Is that clear? अब ये जो इसका फ्यूनिकल है, और जहां से ये बॉडी स्टार्क से अटैच होती है, दिस पॉइंट इज नोन एज अ हाइलम। ओके, समझ आ गया? यस मैम। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल कितने तरीके के हैं? ओव्यूल देयर आर 6 टाइप ऑफ ओव्यूल्स: ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सिरसिनोट्रोपस। ठीक है, मेनी टाइम्स दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम। एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, तो पहला टाइप है इसका ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को ट्रोपस ओव्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, अब ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के क्या फीचर हैं? देखो, इसमें जो माइक्रोपाइल है और ये कैलजा है, देखो ये ओपनिंग, ये जो एरिया है ये क्या है? ये माइक्रोपाइल है, जहां पे इसमें ओपनिंग होता है, और अपोजिट एंड उसका क्या होता है? कैलजा होता है। ठीक है, तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में बेटा, जिसे एट्रोपस ओव्यूल भी बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड कैलेजा एंड फ्यूनिकल, जो उसका स्टॉक है वो सब स्ट्रेट लाइन में आता है, बिल्कुल सीधा। जैसे अभी मैंने आपको जो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया है बेटा, इस स्ट्रक्चर में जो बॉडी है ओव्यूल की, वो 180 डिग्री रोटेट होती है, बिल्कुल पैरेलल। इसका स्टॉक और इसकी बॉडी पैरेलल पोजीशन में आ जाता है, बिल्कुल 180 डिग्री रोटेट हो जाती है। जैसे ये ओव्यूल की बॉडी है और ये इसका स्टॉक है, यहाँ पे बॉडी बिल्कुल रोटेट होकर के, ये देख रहे हो, ये एनोट्रोपस ओव्यूल, ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये एनोट्रोपस ओव्यूल है। इस एनोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है? जो ओव्यूल का बॉडी होता है वो 180 डिग्री रोटेट करता है, जिसकी वजह से जो ओव्यूल की बॉडी है और जो इसका स्टॉक है, ये दोनों पैरेलल पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, this is the stalk and this is the body of the ovule, both lie parallelly। ये देखो, ये दोनों कहाँ है? पैरेलल पोजीशन में है। लेकिन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या है? ये बिल्कुल सीधा होता है। देखो, ये एनोट्रोपस ओव्यूल है नंबर 2 पे, नंबर 1 पे क्या है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बिल्कुल सीधा होता है। ये आपका माइक्रोपाइल है ऊपर, नीचे कैलेजा है, और यही स्टॉक है इसका। both all these three parts come in a straight line. The micropyle, the calaza and funicle all come in the
straight line, but in anatropous ovule the body is curved 180 degree 180 डिग्री रोटेट हो जाती है, जिसकी वजह से ओव्यूल की बॉडी और उसका स्टॉक दोनों पैरेलली लाई करते हैं। ये देख रहे हो ना, ये पैरेलल पोजीशन पे है, और यहाँ पे क्या हो गया है, माइक्रोपाइल नीचे की ओर आ गया क्योंकि ये उल्टा हो गया है, बिल्कुल कर्व्ड हो गया है। तो माइक्रोपाइल कहाँ इसका आता है, नीचे की ओर, और ये आ गया है, और ये कैलेजा अपोजिट एंड पे है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द हेमी एनाट्रोपस। हेमी का मतलब है बेटा हाफ। एनाट्रोपस ओव्यूल में कितने डिग्री रोटेट होता है, 180 डिग्री। और हेमी एनाट्रोपस में क्या होगा, कितने डिग्री रोटेट करता है, ये 90 डिग्री। द रोटेशन इज अबाउट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री रोटेट है, ठीक है। देखो ये जो स्टाक है और जो ये बॉडी ऑफ ओव्यूल है, ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये माइक्रोपाइल और कैलेजा दोनों स्ट्रेट लाइन में है, और स्टाक कहाँ निकल रहा है, स्टाक इसकी 90 डिग्री एंगल पे है इसका, ठीक है। जो इसका फ्यूनिकल है दैट इज सिचुएटेड 90 डिग्री 90 डिग्री अलोंग द बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है। अब क्या है, कैम्पाइलोट्रोपस, चौथी कैटेगरी है। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल भी में बेटा ये रोटेट होता है बिल्कुल एनाट्रोपस की तरीके से, लेकिन ये उतना ज्यादा कर्व्ड नहीं होता है। देखो ये कर्व हो रहा है कैम्पाइलोट्रोपस में, बट इट इज, इसका जो कर्व है ये 90 और 180 डिग्री के बीच में है। ये 90 से थोड़ा ज्यादा और 180 से थोड़ा कम है कैम्पाइलोट्रोपस में। एम्फीट्रोपस में क्या होता है बेटा, एम्फी का मतलब होता है बोथ। हियर द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक बोथ आर कर्व्ड, दोनों कर्व्ड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे केवल ओव्यूल कर्व्ड है, लेकिन एम्ब्रियो सैक कर्व्ड नहीं है। यहाँ पे बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक बोथ आर कर्व्ड, देयरफॉर द एम्ब्रियो सैक लुक्स इन द हॉर्स शू शेप्ड। कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है, हॉर्स, घोड़े की नाल की तरह इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो दिस इज द एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फी मतलब बोथ बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक आर कर्व्ड, ठीक है। सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल में बेटा क्या है, देखो माइक्रोपाइल कैलेजा बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जो इसका स्टाक है ये लंबा होकर के इसके ऊपर पूरी कवरिंग बना लेता है। यू कैन सी, ये इसके स्टाक को देख लीजिए, ये बिल्कुल पूरा यहाँ पे इसको कवर कर ले रहा है। तो ये है सिरसिनोट्रोपस। इज दैट क्लियर, समझ आ गया बेटा? यस मैम। ओके, तो मोस्ट कॉमन, लेकिन 80% फैमिलीज में सबसे ज्यादा कॉमन कौन से टाइप का ओव्यूल है, एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये 180, एनाट्रोपस 180 डिग्री पे स्टाक से। यहाँ स्टाक के रेफरेंस में बात हो रही है, जो इसका स्टाक फ्यूनिकुलस है उसके रेफरेंस में बात हो रही है। यहाँ पे स्टाक, माइक्रोपाइल, कैलेजा तीनों स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ ये स्टाक से 180 डिग्री का एंगल बन रहा है बॉडी का, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ 90 और 180 के बीच में है। यहाँ 180 डिग्री का एंगल है, बट साथ साथ जो एम्ब्रियो सैक है वो भी कर्व्ड है, और यहाँ पे स्टॉक इसका एलोंगेट होकर के इसको पूरा कवर कर लेता है। तो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आते हैं, आपको स्लाइड में देख के बताना होता है, स्पॉटिंग में भी पूछा जाता है, आपका जो थ्योरी एग्जाम है उसमें भी टाइप्स ऑफ ओव्यूल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं। तो इसको समझ लो, ये बहुत जो एम्ब्रियोलॉजी का जो भी पार्ट है बेटा ना, ये बहुत ही आपको हेल्प करता है। ये बहुत एक अच्छा सेक्शन होता है, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यस मैम। ऑफ प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मैंने आपको क्लास में भी कई बार समझाया है, बट यहाँ भी मैं समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे 5 तरीके के एग्जाम्पल दे रखे हैं। दिस इज द मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको पी में पाया जाता है, मटर में। देखो ये क्या है, जो ओव्यूल है वो मार्जिन से कैसे अटैच है, इसीलिए मार्जिनल प्लेसेंटेशन कह रहे हैं ना। ये इस तरीके से जो मार्जिन है उससे ये अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या है, ओवरी कैसी है, मल्टीलोकुलर। देखो कई सारे लोक्यूल्स है ना, ओवरी के कई सारे चैम्बर्स हैं, और इन चैम्बर को, ओवरी के जो चैम्बर्स होते हैं उनको हम लोक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीलोकुलर ओवरी है,
और जो ओव्यूल है वो कहाँ से अराइज होता है, सेंट्रल एक्सिस से। ये इसका सेंट्रल एक्सिस क्या है, ये सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस से ओव्यूल निकलते हैं। इसका एग्जांपल है, आप टोमेटो में आप टोमेटो का सेक्शन कट करके देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके का प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो ओवरी Yes, होती है ma'am. बेटा वो मल्टीलॉकुलर है, मल्टी कार्पेलरी है, और ओव्यूल जो है सेंट्रल एक्सिस से अराइज होता है। इसके बाद आ गया बेटा पेरिएटल प्लेसेंटेशन। पेरिएटल प्लेसेंटेशन देखो इस तरीके का है। ओवरी कहाँ निकलती है, कहाँ से, फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी। ओव्यूल कहाँ से निकलते हैं, फ्रॉम द वॉल ऑफ ओवरी। ये पेरिएटल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आप कुकुरबिटेसी फैमिली में जैसे आप चाहो तो खीरा कट करके इसको देख सकते हो, या कुकुरबिटेसी फैमिली के और भी मेंबर हैं, लौकी, तोरी, ठीक है, उसमें ये प्लेसेंटेशन होता है। और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन बेटा बिल्कुल एक्साइल प्लेसेंटेशन से ही मैच करता है। यहाँ भी एक्सिस से निकल रहा है, बट ये जो इसकी ओवरी है इट इज नॉट मल्टी लॉकुलर, ये मल्टी लॉकुलर नहीं है, ये यूनिलॉकुलर है, और जो ओव्यूल है वो सेंट्रल से निकलते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एक्साइल प्लेसेंटेशन, लेकिन यहाँ पे मल्टीलॉकुलर है, यहाँ पे यूनिलॉकुलर कंडीशन है, ठीक है। एंड बेसल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल अराइजेस फ्रॉम द बेस। सिंगल एक ओव्यूल कहाँ से अराइज करता है, बेस से। प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा कहाँ पे होता है, ओवरी के बेस पे होता है, और वहीं से ओव्यूल अराइज होता है। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ placentation. Okay, now Yes, ma'am. these are the megasporogenesis and development of embryo sac, ठीक है। how megasporogenesis takes place, ठीक है। तो आप देखो कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होती है। मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होगी, मेगास्पोरेंजियम में। कहाँ होगी मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरेंजियम में। Megasporangium. स्पोरेंजियम, ओव्यूल को ही हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। अब ओव्यूल के अंदर ये मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा है। अब कैसे कैसे बनता है, कैसे होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले यहाँ पे ओव्यूल में, ये आप देख रहे हो, ये आपका ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ओव्यूल का पार्ट है, ये इंटेगमेंट है, और इसमें जो है इसके जो भी माइक्रोपाइलर रीजन है यहाँ पे बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे, जैसे ये क्या है, ये न्यूसेलस वाली बॉडी है, ये देख रहे हैं ना, ये इंटेगमेंट है और ये न्यूसेलस है, ठीक है। तो एपिडर्मिस के नीचे का सेल जो है मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक सेल मैंने आपको बताया है, जिसमें डिवीजन और डिफरेंशिएशन की एबिलिटी हो, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो है इसे ये यहाँ पे जो सेल है एपिडर्मिस के नीचे, इट बिकम्स मेरिस्टेमेटिक एंड इट इज नोन एज अ प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। कौन सा सेल बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है। नाउ अच्छा, अब इस प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल का क्या फीचर होगा। देखो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी कोई सेल बेटा डिवाइड होने वाली होती है तो सबसे पहले उसके सेलुलर कंटेंट जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसकी साइज बड़ी होती है, सेलुलर कंटेंट बढ़ जाए, बिकॉज द सेल इज गोइंग टू बी डिवाइड। ओके, इसके सेल कंटेंट्स बढ़ जाएंगे, इसके साइज बड़ी हो जाएगी। अब इसका जो है न्यूक्लियस और सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जो आर्किस्पोरियल सेल है बेटा ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, प्राइमरी पेरिएटल सेल एंड स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। स्पोरोजिनस सेल मैंने आपको बताया कि स्पोरोजिनस सेल वो सेल होते हैं जो आगे चल के स्पोर बनाते हैं। मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के केस में भी यही चीज समझाया था, ठीक है। नाउ दिस स्पोरोजेनस सेल will divide, ये it will undergo meiotic division। यहाँ पे meiotic division होगा स्पोरोजिनस सेल में, और उससे चार मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। और ये आपका प्राइमरी पेरिएटल सेल है, ठीक है। अब among all these 4 megaspore only callosal megaspore will remain active, rest 3 will degenerate। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, चार देखो, माइक्रोस बोथ आर द मियोटिक प्रोसेस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों ही मियोटिक डिवीजन होता है। दोनों ही केस में एक सेल से 4 सेल बनती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। लेकिन
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, चारों एक्टिव रहते हैं, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस के केस में केवल एक मेगास्पोर जो कैलिजल साइड पे है वो एक्टिव रहता है, बाकी के 3 डीजनरेट कर जाते हैं। देखिए ये आप देख रहे हो, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, रेस्ट 3 विल डीजनरेट, ठीक है। और बस एक आध फैमिली में एक्सेप्शन है जहां पे चारों मेगास्पोर, देखो रीजन इसका क्या है, मेगास्पोर में क्यों एक ही एक्टिव रहता है, बाकी सारे डीजनरेट करते हैं। इसका ये रीजन है बेटा, जो मेगास्पोर है उसको आगे फर्दर चल के डेवलपमेंट करना है। मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जिसे एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, उसके अंदर एग का फॉर्मेशन होगा, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। जो मेगास्पोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेटा बहुत ज्यादा है, आगे तक है, इसलिए जो मेगास्पोर होते हैं वो हमेशा बिग साइज के होते हैं। लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो स्मॉल साइज के भी होते हैं, और वो सारे एक्टिव इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, उनका रोल केवल फर्टिलाइजेशन तक होता है। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेंगे, और वो मेल गैमेटोफाइट क्या करेंगे, मेल गैमेटोफाइट मतलब उसके अंदर मेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा फीमेल गैमेट को एक गैमेट के, उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाता है। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट का रोल काफी लंबा होता है, इसीलिए यहाँ पे ये एक तरीके का एडेप्टेशन है, नेचुरल, इट इज अ नेचुरल एडेप्टेशन, कि केवल एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, बाकी के 3 डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये केवल एक मेगास्पोर इसका एक्टिव रहता है, बाकी 3 जो है डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा जो ये एक्टिव मेगास्पोर है, इट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन तो आपको पता ही है, मियोटिक डिवीजन में 1 से 4 बनते हैं, क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाता है, जबकि माइटोटिक में 1 से केवल 2 सेल बनते हैं और क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ स्टेज पे क्या हो रहा है, जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, ये इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाएगा 2 में, यू कैन सी, देखो 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। अब ये 2 न्यूक्लियस बेटा फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, 2 में डिवाइड हुए, दोनों अपोजिट पोल पे चले गए, एक इस पोल पे एक दूसरे पोल पे। अब ये फिर से डिवाइड करेंगे, एक फिर ये 2 में डिवाइड हो गए, ठीक है, 1 से 2 फिर बन गया दोनों पोल पे, ये फिर से डिवाइड होंगे एक बार और, यहाँ पे 3 माइटोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, या थर्ड जब माइटोटिक डिवीजन हुआ तो ये 2 से 4 में कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि दोनों ही पोल पे 4 न्यूक्लियाई है, इस 4 न्यूक्लियाई में से दोनों ही पोल से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाता है, देखो यहाँ पे 3 यहाँ रह गया, 3 इस पोल पे रह गया, बाकी दोनों से एक एक सेंटर में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, ये इन्हें ही पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, इन दोनों न्यूक्लियाई को आप क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। अब ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके बना देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्या बना देते हैं, secondary nucleus. Now this polar nuclei will fuse and it will make secondary nucleus, और इस secondary nucleus को primary endosperm nucleus भी बोलते हैं, ठीक है। और अब क्या हुआ, अब दोनों ही पोल पे आप देख रहे हो कि 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है माइक्रोपाइलर एंड पे, ये एग एपर्टस में कन्वर्ट हो जाता है, इनमें से 3 में से एक एग में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी के 2 सिनर्जिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अपोजिट एंड पे जो कैलेजल एंड है, यहाँ पे ये तीनों न्यूक्लियाई एंटीपोडल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, दिस यस इज मैम। प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसमें आप कितने टोटल न्यूक्लियाई हैं, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 दोनों एंड में कितने न्यूक्लियाई हैं, 8, टोटल न्यूक्लियाई कितनी है, 8 है ना। और ये कैसा है, ये मोनोस्पोरिक है, एक स्पोर है ना, ये एक स्पोर है, मोनोस्पोर है, इस मोनोस्पोर में कितने न्यूक्लियाई बनते हैं, 8 न्यूक्लियाई, और इसमें सेल कितने बन गए, यहाँ पे 3 सेल यहाँ पे है, 1 2 3 ये 4 5 6 7, तो ये किस तरीके का एम्ब्रियो सैक है बेटा, मोनोस्पोरिक
8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। कितने सेल हैं? 7 सेल। 7 celled. न्यूक्लियाई है 8 न्यूक्लिएट, न्यूक्लियाई 8 है, दो फ्यूज करके एक में कन्वर्ट हो जाती है, तो इससे एक ही सेल बनता है। इस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। ये एग एपेटस हो गया और ये एंटीपोडल। तो ये दिस इज बेसिकली मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। इस टाइप के एम्ब्रियो सैक को हम पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। कौन सा एम्ब्रियो सैक बोलते हैं? पॉलीगोनम टाइप, क्योंकि ये सबसे पहले पॉलीगोनम में एक प्लांट है, उसमें सबसे पहले से खोजा गया था। बाद में ये पता चला कि इस टाइप का एम्ब्रियो सैक बहुत कॉमन होता है और बहुत सारी फैमिलीज में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आगे आपको फर्दर बताऊंगी और भी बहुत तरीके के एम्ब्रियो सैक्स पाए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलीगोनम टाइप। ठीक है, तो आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन है तो कुछ दोबारा समझना है? No, ma'am. एवरीथिंग No, इज ma'am. क्लियर? ठीक है, तो आप इसको मैं आज इतना ही बताती हूँ, इसको आप बाकी समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मैं पॉलिनेशन का प्रोसेस बताऊंगी और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियो सैक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? Okay, ma'am.